कहानी की शुरुआत होती है 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई से, जिसमें एक तरफ तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव होते हैं तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन इसमें सिराजुद्दौला को अपने ही सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण हार का सामना करना पड़ता है और इस तरीके से शुरू होती है बंगाल में कंपनी का शासन, जिसमें सबसे पहले कंपनी के तहत बंगाल का गवर्नर होगा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय और अंत में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे क्लासेस 24 में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसआई और मैनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री क्रैश कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस लेक्चर में हम अभी देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में। पूरे टॉपिक को सीरियली हम एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हम रिवीजन भी करते जाएंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1 घंटे में पूरे 100% अपना देने का कोशिश किया हूँ, जहाँ से बीपीएससी हो या एसआई एग्ज़ाम हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो 10 to 15 मार्क्स डेफिनेटली वहाँ से बनते ही हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी का शासन। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में दौर शुरू होता है गवर्नर का, और इस बंगाल के गवर्नर में सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। इनकी कार्यकाल होती है 1757 से 1760 तक। अब इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। अब ये द्वैध शासन क्या था? तो इसमें शासन चलाने की जिम्मेवारी तो नवाब के हाथों में होती थी, लेकिन राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले ये कंपनी के अधीन होते थे। इसे ही कहा गया द्वैध शासन। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को 2 उपदीवान में बांट दिया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब आती है बारी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर को भी कंपनी के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। इनके कार्यकाल 1774 से 1785 होती है। यूं कहे तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। अब हम देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के एक एक पॉइंट को। वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। हालांकि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की भी स्थापना की गई। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए इसी कलकत्ता के सदर अदालत में भेजे जाते थे, जहां पर दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू होता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू होता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने के लिए दे दिया। इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खां और
राजा सिताब रॉय को पद से हटा दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही अगले ही साल 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, इसको वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में सर विलियम जोन्स द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिकी के द्वारा किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के अनुसार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता तक ही था। हालांकि कलकत्ता से बाहर के मुकदमे तभी सुने जाते थे जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका आंसर होगा एलिजा इम्पे। हालांकि एलिजा इम्पे को 1782 में इस्तीफा भी देना पड़ता है। अब नज़र डालते हैं वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुए कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। 1782 में सलबाई की संधि के साथ इस युद्ध का अंत होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी तक चला, 1784 में मंगलोर की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। हालांकि इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होती है। ये थी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन के पोस्ट की नियुक्ति की। इस पोस्ट को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ हुआ। हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वहां पर बर्क द्वारा इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, परंतु 1795 में इन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित कुछ बातें। अब बात आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक होता है। अब देखते हैं इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। ये कॉर्नवालिस कोड का संबंध शक्तियों के बंटवारे से था। प्रत्येक जिला में एक पुलिस थाना की स्थापना किया और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बना दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। 1793 ईस्वी का अस्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लागू किया गया था। इस अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11वां भाग कंपनी को और लगभग 10% मतलब 1/11वां भाग अपने पास रखना होता था। हालांकि अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। कॉर्नवालिस के समय की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसने भारत में नागरिक सेवा का सृजन किया।
इसीलिए भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये थी लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अब आती है बारी लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था 1798 से 1805 तक। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे सर्वप्रथम हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर। हालांकि इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा जाता है, जो 1799 में लड़ा गया लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में ही 1800 में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, जहां पर अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दिया जाता है। हालांकि 1806 में इंग्लैंड के हेलबरी में भी एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला जाता है, जहां पर भारत में प्रशासकीय अधिकारों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो ये थी कुछ लॉर्ड वेलेस्ली की महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात आती है लॉर्ड मिंटो प्रथम की 1807 से 1813 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। इसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय ही चार्टर एक्ट 1813 पास होता है। बस यही महत्वपूर्ण पॉइंट थे लॉर्ड मिंटो प्रथम की। बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक होता है और 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज एवं गोरखों के बीच होती है। इसी के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है संगोली की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज और गोरखों के बीच। फिर पूछा जाएगा संगोली की संधि हुई कब थी, तो मार्च 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम भी बनाए थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट, जिसे काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है, वो भी लागू किया गया। बात आती है लॉर्ड एमहर्स्ट की। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ये था कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी तक लड़ा गया और 1826 ईस्वी में यांडबुक की संधि के साथ इसकी समाप्ति होती है। बस सिर्फ ये याद करनी है लॉर्ड एमहर्स्ट से। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 और 1826 में यांडबुक की संधि। बस। अब बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक होता है। बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय के महत्वपूर्ण बिंदु की, तो सबसे पहला यह है कि 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सर्वप्रथम 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया।
हालांकि इसमें राजा राम मोहन राय का सहयोग लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त हुआ। 1830 में इसने ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का होता था, जिसे 700 रुपया प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर से एक नज़र डालते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल पर। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। इसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। बस ये थी लॉर्ड विलियम बेंटिक की महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ की। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल महज 1 वर्ष का होता है, 1835 से 1836। लेकिन एक ही वर्ष के कार्यकाल में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो चार्ल्स मेटकॉफ। बात आती है लॉर्ड ऑकलैंड की। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक चलता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली थी। अब बात आती है लॉर्ड एलनबरो की। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड एलनबरो ने सर्वप्रथम प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को समाप्त किया। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से हुई और उस टाइम में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो ही हुआ करता था। अब बात आती है लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चलता है। इसमें भी अंग्रेज की जीत होती है। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से, बात करें लॉर्ड डलहौजी का तो इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक चलता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 बड़े युद्ध लड़े गए। प्रथम था रामनगर का युद्ध, जो 16 नवंबर 1848 को हुआ और यह अनिर्णित रहा।
दूसरा चिलैयावाला का युद्ध जो 13 जनवरी 1849 को हुआ और इसमें भी कोई डिसीजन नहीं निकला। तीसरा युद्ध गुजरात नामक स्थान पर हुआ चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को और इसमें सिख बुरी तरह पराजित होते हैं। इस तरीके से पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने करवा लिया और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी के समय की दूसरी युद्ध थी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को बड़े ही चालाकी से अधिकार कर लिया। सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इनाम कमीशन का काम था भूमि कर रहित जागीर का पता लगाकर उन्हें छीनना। लॉर्ड डलहौजी को और भी बहुत कारणों से याद किया जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तहत बहुत सारे राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, जिसमें प्रसिद्ध थे सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। हालांकि उन्हें उस टाइम में अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ध्यान दें कि अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधार की बात करूं तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक जिले में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई। अब अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के 1854 की, तो 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और इस तरह से भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। भारत में पहली बार 1853 में ही कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। ज्ञात हो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि 1922 ईस्वी से इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लॉर्ड डलहौजी से। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की।
लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इस तरीके से भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार जितनी पुरानी थी सदर अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट सबको समाप्त कर दिया गया और कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई। हालांकि 1866 में आगरा में भी एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1857 में कैनिंग ने महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया और आज भी है। लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। कैनिंग ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को भी समाप्त कर दिया। ये थी लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब बारी आती है लॉर्ड एल्गिन की। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है, 1862 से 1863, और इसके कार्यकाल में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया। बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस की। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी तक। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। हालांकि लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में ही उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में ही प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भारत और यूरोप के बीच शुरू होती है 1865 में। बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो, जिसका कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड मेयो अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में ही एक कृषि विभाग की स्थापना की और 1872 में ही भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना होती है। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। किसके कार्यकाल में, तो वाइसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। हालांकि लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में ही चाकू मारकर एक अफगान शेर अली अफरीदी ने कर दी। बात करें लॉर्ड नॉर्थब्रुक की, तो इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कुका आंदोलन, इसी पंजाब में प्रसिद्ध कुका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही होता है। अब बात करें लॉर्ड लिटन की 1876 से 1880 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन को हम ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड लिटन के समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत और
पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी 1 जनवरी 1877 ईस्वी को लॉर्ड लिटन ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद से सम्मानित किया और इसके लिए 1877 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। मार्च 1878 में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया और भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड लिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और इसने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। लॉर्ड लिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड लिपन के समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। याद रहे कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु उसमें 20% भारत का भाग छूट गया था। लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिक के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना प्रतिबंधित हो गया। हालांकि यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमेटी गठित की जाती है। इल्बर्ट विधेयक भी लॉर्ड रिपन के समय ही प्रस्तुत किया गया। हालांकि यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इल्बर्ट विधेयक को वापस ले लिया गया। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने के कारण इसे श्वेत विद्रोह कहा गया। इस सब कारणों से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जो 1885 से 1888 ईस्वी तक चलती है। हालांकि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद लॉर्ड डफरिन ने बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डफरिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। अब बारी आती है लॉर्ड लैंसडाउन की।
लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक होता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अब बारी आती है लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक होता है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, और बात करें 1902 की तो सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने कृषि बैंक भी खुलवाए और 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था भी खोली। लॉर्ड कर्जन ने प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी की। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कर्जन के समय ही हुआ। लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई। सितंबर 1905 में सम्राट ने भी इसे स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दिया गया। इसके तहत बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत तो दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में ही रखा गया। ये थी लॉर्ड कर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात आती है लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 तक होता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करना। 1907 के कांग्रेस का स्रोत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाना और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना करना। बात करें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक होता है। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है।
यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा होती है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है। हालांकि भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनाई गई। इन्हीं सब कारणों से 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की प्रमुख बिंदु है लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण होता है एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी होता है। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन होता है और 1919 में रॉलेट एक्ट पास होता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी, तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 में ही एमएन राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 में ही भारत की यात्रा की थी और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लॉर्ड रीडिंग के समय ही 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। 1922 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कार्य करना प्रारंभ करता है। लॉर्ड रीडिंग के समय ही 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। हालांकि स्वराज पार्टी को 1923 के चुनाव में मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण लाठी के डंडे के प्रहार से मृत्यु होती है और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लॉर्ड इरविन के समय ही 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई।
लॉर्ड इरविन के समय ही 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुई थी। बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व स्वयं गांधी जी ने किया। हालांकि ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और गांधी जी ने 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत दलित को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और इन्होंने आमरण उपवास आरंभ किया। अंत में एक समझौता होता है जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है पुणे के यरबदा जेल में, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया और ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। लॉर्ड वेलिंगटन के समय की एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पास किया गया। अब बारी आती है लॉर्ड लिनलिथगो की। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिली। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत होता है। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी विश्व युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाए, और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये थी लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं लॉर्ड बेवेल की। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 तक होता है। वायसराय बेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी शिमला में उपस्थित थे, लेकिन इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के द्वारा शर्त रखा गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले
सभी मुस्लिम समुदाय का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और अंततः लॉर्ड बेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। 1945 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा भारत में प्रथम चुनाव कराया गया। दिसंबर 1945 में चुनाव परिणाम की घोषणा होती है, जिसमें केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3% मत मिले और मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, जबकि मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी। अब बारी आती है कैबिनेट मिशन 1946 की। लॉर्ड बेवेल के समय ही कैबिनेट मिशन 1946 का भारत आगमन होता है। इस कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। हालांकि ये कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हैं कि जून 1948 तक भारतीयों को प्रभुसत्ता सौंप देंगे। अब बात आती है लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय होते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित होती है और इसमें भारत विभाजन शामिल होता है। 18 जुलाई को इसकी स्वीकृति भारतीय स्वतंत्रता विधेयक द्वारा होती है, जिस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। अगर हम आगे देखें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। इस तरीके से हमने देखा कि प्लासी की लड़ाई के बाद कैसे बंगाल में कंपनी का शासन शुरू होता है और सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय और अंत में स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। हमने एक एक करके सबके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये लेक्चर किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही हैं। इसीलिए आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडफोन लगा लीजिए और अगर आप कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी सुन सकते हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं रेस्ट कर रहे हैं तो भी इसे सुन सकते हैं। आराम से 2 से 3 बार सुन लीजिए, बिल्कुल कहानी की तरह है और इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इससे पिछला एपिसोड मेरा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने 1 घंटे में पूरा कवर किया था। 1857 से लेकर के 1947 तक का पूरा लेक्चर उसे मैं दिया हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। इस तरीके से हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगला कौन सा लेक्चर आपको चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। तो
तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाइए हमारे अपने एग्ज़ाम को खास। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।